हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज कुमारी श्रीमती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पर प्रभाकर राव का काफी बड़ा घर था। आज उनके घर में वास्तु की पूजा थी, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। तभी प्रभाकर राव अपनी पोती श्रीमती को बताते हैं कि ये घर उनके पापा ने कितने प्यार से बनाया था और वो चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा इसी घर में साथ रहे। इसलिए वो श्रीमती से वादा लेते हैं कि अगर वो नहीं भी रहे तो श्रीमती सबको यहाँ पर इकट्ठा रखेगी और कभी भी इस घर को बेचने नहीं देगी। और श्रीमती भी उन्हें ये वादा कर लेती है। जिसके बाद वहाँ पर पूजा होती है और हमें पता चलता है कि प्रभाकर राव के दो बेटे हैं। पहले का नाम है विश्वेश्वर राव, जिसकी दो बेटियां हैं, कल्याणी और श्रीमती, और दूसरे का नाम है केशव, जिसके दो बेटे हैं, फनी और मणि। दोनों जुड़वा हैं, जिसकी वजह से केशव उन्हें पहचानने में हमेशा गलती कर देता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और श्रीमती के पापा घर छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई करने के लिए बहुत से पैसे लिए थे और वो पैसे चुका नहीं पाए थे। इसलिए वो घर छोड़कर भाग गए। किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ गए हैं। ऐसे ही एक साल गुजरता है और श्रीमती के दादाजी को हमेशा टेंशन रहती थी कि अब इस घर का क्या होगा। एक दिन जब प्रभाकर राव बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी वो गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद केशव डिसाइड करता है कि वो इस घर में नहीं रहेगा। वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ शहर में जाकर रहने वाला था। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर वो चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा, लेकिन केशव कहता है कि पहले ही वो अपने भाई का 8 लाख रुपए का कर्जा चुका चुका है और अब वो उसके परिवार को नहीं संभाल सकता। उसके अकेले पर काफी लोड होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाएगा। साथ ही केशव कहता है कि वो इस घर को भी बेच देगा। इसके लिए उसकी माँ मना कर रही थी, लेकिन केशव उनकी बात नहीं सुनता और अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। तो वही श्रीमती की माँ देविका डिसाइड करती है कि वो खुद काम करेगी और अपने बच्चों की परवरिश करेगी। देविका की सास भी उसी के साथ रहती है, क्योंकि वो अपनी बहू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद देविका एक घर रेंट पर ले लेती है। फिर कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर कल्याणी और श्रीमती बड़ी हो चुकी थी, लेकिन देविका काफी परेशान थी क्योंकि श्रीमती की उम्र 30 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो शादी करने के लिए नहीं मान रही थी। एक्चुअली श्रीमती चाहती है कि जो उसके दादाजी का घर है वो उसे मिल जाए, लेकिन उनके चाचा ने उन्हें घर से बाहर निकाला और वो अब इस घर को बेचना चाहते हैं। तब से श्रीमती उनके खिलाफ केस लड़ रही थी। आज कोर्ट की तारीख थी, इसलिए श्रीमती को आज कोर्ट जाना था, लेकिन कोर्ट जाने से पहले वो मंदिर जाती है ताकि भगवान का आशीर्वाद ले सके। जिसके बाद वो घर आती है तो उसकी माँ देविका उसे काफी ज्यादा डांट रही थी, क्योंकि वो चाहती है कि श्रीमती शादी कर ले, लेकिन श्रीमती उनकी बात नहीं सुनती। तो वही श्रीमती की दादी श्रीमती को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि केशव वो घर बेच दे, और इस बात से देविका को काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन श्रीमती और दादी दोनों ही देविका की बातों को इग्नोर कर देते हैं। तभी कल्याणी श्रीमती से कहती है कि उन्हें एक शादी में दूध पहुंचाना है। जिसके बाद श्रीमती और कल्याणी मिलकर उस शादी में चले जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत श्रीमती से पूछती है कि वो 30 साल की हो गई, अब तक शादी क्यों नहीं की। जिस पर श्रीमती कहती है कि वो भी तो 80 साल की हो चुकी है। तुमसे छोटी जो औरत थी वो भी पिछले हफ्ते मर चुकी है, तो तुम क्यों जिंदा हो, तुम्हें भी मरने के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर श्रीमती गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद श्रीमती रेडी होकर अपने होटल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रीमती एक होटल की मैनेजर है। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, लेकिन उसे ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। वो बार बार अपने मैनेजर से कहती रहती है कि उसकी सैलरी बढ़ाए, लेकिन उसका सीनियर हमेशा उसे बस बहाने देता रहता है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है जो श्रीमती को बताता है कि वो आज जॉब छोड़ने वाला है। श्रीमती उससे पूछती है कि वो जॉब क्यों छोड़ना चाहता है, तो वो वेटर बताता है कि वो एक बार में काम करेगा। वहाँ पर सैलरी भले ही कम मिलती है, लेकिन टिप इतनी मिलती है कि उससे गुजारा चल जाता है। ये सुनने के बाद श्रीमती थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद वो कोर्ट जाती है, तो वहाँ पर उसका चाचा केशव भी आया हुआ था। केशव श्रीमती को बताता है कि उसे अपने पापा की विल मिल चुकी है। एक्चुअली ये विल प्रभाकर राव ने बनाई थी और उसमें उन्होंने अपना घर केशव के नाम कर दिया था। ये विल पढ़ने के बाद श्रीमती काफी ज्यादा शॉक थी कि अचानक ये विल कहाँ से आ गई। उसे केशव पर डाउट था, लेकिन जब वो विल चेक करती है तो विल में सब कुछ सही था। श्रीमती इस बारे में अपनी दादी को बताती है, तो उसकी दादी को भी केशव पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो कहती है कि वो जज के फैसले का इंतजार करे। जिसके बाद कोर्ट शुरू होता है और जज श्रीमती से कहता है कि ये घर केशव राव के नाम पर ही होगा, क्योंकि विल के मुताबिक उसके दादाजी ने ये घर केशव राव के नाम पर किया था। लेकिन ये घर पुश्तैनी है
और केशव राव इस घर को बेचना चाहते हैं। उस घर की वैल्यूएशन 38 लाख रुपए निकली थी, इसलिए जज केशव राव से कहता है कि ये घर पुश्तैनी है, अगर वो घर बेचेगा तो उसमें से 4 लाख उसे श्रीमती को देने होंगे। साथ ही जज ये भी कहता है कि अगर श्रीमती चाहे तो वो इस घर को खरीद सकती है 38 लाख रुपए में। अगर 6 महीने के अंदर श्रीमती इस घर को खरीद लेती है तो ये घर उसे मिल जाएगा, और अगर वो नहीं खरीद पाती तो वो घर केशव राव का हो जाएगा, फिर वो उस घर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद श्रीमती बहुत टेंशन में आ जाती है कि वो 6 महीने में 38 लाख कैसे कमाएगी। वो यही सोचते हुए अपने घर वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में श्रीराम मिलता है। एक्चुअली श्रीराम के घर में ही श्रीमती की फैमिली रेंट पर रहती है। साथ ही श्रीमती और श्रीराम की काफी अच्छी दोस्ती थी। श्रीमती उसे आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताती है। वो काफी दुखी थी क्योंकि वो जानती है कि वो 38 लाख रुपए नहीं जमा कर पाएगी। तो श्रीराम उसे कहता है कि अगर उसे इतने पैसे कमाने हैं तो उसे सबसे पहले अपना जॉब छोड़ना होगा, क्योंकि 12,000 की सैलरी से वो इतने पैसे नहीं कमा सकती। वो कहता है कि श्रीमती को कोई बिजनेस करना चाहिए, इससे वो इतने सारे पैसे कमा सकती है। लेकिन श्रीमती को लग रहा था कि वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगी, वो इतनी कैपेबल नहीं है। तो श्रीराम उसे बताता है कि जब रजनीकांत जी ने जॉब छोड़ी थी तभी वो इतने बड़े एक्टर बन गए, जब अब्दुल कलाम जी ने अपनी जॉब छोड़ी तभी वो साइंटिस्ट बन गए। ऐसे वो श्रीमती से कहता है कि ताजमहल भी 5 महीने और 20 दिन में बन गया था, तो क्या वो 38 लाख रुपए 6 महीने में नहीं बना सकती। ये बातें सुनकर श्रीमती काफी मोटिवेटेड हो जाती है और वो श्रीराम के साथ घर आती है। देविका श्रीमती को देखकर काफी टेंशन में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पता नहीं अब श्रीमती क्या करेगी। लेकिन तभी उन्हें श्रीराम बताता है कि उसने श्रीमती को एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, जिससे सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि श्रीमती आगे क्या करने वाली है। तभी श्रीमती आकर बताती है कि वो एक बार ओपन करेगी, और ये बात सुनकर सभी लोग काफी शॉक में थे। सभी लोग श्रीराम को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि श्रीराम ने ही वो आइडिया दिया है। लेकिन श्रीराम खुद भी नहीं जानता था कि श्रीमती ऐसा कुछ करने वाली है। देविका श्रीमती को डांटने लगती है कि वो ऐसा काम ना करे, लेकिन श्रीमती कहती है कि अगर उसे 38 लाख रुपए चाहिए तो ये बार ओपन करना ही होगा, और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। देविका काफी परेशान थी, लेकिन श्रीमती उसकी बात नहीं सुनती, जिसके बाद श्रीमती डिसाइड करती है कि वो बैंक से लोन लेकर अपना काम शुरू कर देगी। साथ ही श्रीमती बार ओपन करने के लिए एक जगह भी ढूंढ लेती है। श्रीराम श्रीमती से पूछता है कि वो बार क्यों ओपन करना चाहती है, जिस पर श्रीमती कहती है कि उनके गांव में या उनके आसपास के गांव में कोई भी दारू की दुकान नहीं है, ना ही कोई बार है, जिसकी वजह से लोग यहाँ वहाँ बाहर जाते हैं। इससे अच्छा अगर वो ओपन करेगी तो सारे लोग यहीं पर आएंगे और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। वो श्रीराम से कहती है कि वो उसका साथ दे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रीराम श्रीमती से 2 साल छोटा है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्रपोज करने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। श्रीराम की बहन हमेशा उसे कहती है कि उसे प्रपोज करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कि श्रीमती को कोई और पसंद आ जाए। लेकिन श्रीराम की उससे ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। श्रीमती डिसाइड करती है कि वो बार स्टार्ट करने के लिए लोन लेगी। उसे लगता है कि बैंक वाले अक्सर कॉल करके पूछते हैं कि क्या आपको लोन चाहिए। जब श्रीमती सच में लोन मांगने जाएगी तो उसे लोन मिल जाएगा, लेकिन उसका उल्टा होता है, बैंक वाले कोई भी उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। जिसके बाद श्रीमती डिसाइड करती है कि वो गांव के साहूकार के पास से लोन लेगी। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि साहूकार का बेटा श्रीमती को पसंद करता है और चाहता है कि वो उससे शादी कर ले। साहूकार श्रीमती से कहता है कि अगर वो उसके बेटे से शादी करेगी तो वो उसे पैसे दे देगा, और अगर वो शादी नहीं कर सकती तो उसे कुछ गिरवी रखना होगा। अब श्रीमती के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है। तो वो साहूकार बताता है कि श्रीमती के पापा ने भी ऐसे ही रिक्वेस्ट करके पैसे लिए थे, जिसके बाद वो भाग गए। अब ये सुनने के बाद श्रीमती वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर साहूकार का बेटा आता है और श्रीमती से कहता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। वो उसे इतने पैसे और ज्वेलरी देगा जिसके बारे में श्रीमती ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ज्वेलरी सुनकर श्रीमती को एक आइडिया आता है। वो घर जाकर देविका से वो गहने मांगने लगती है जो देविका ने श्रीमती की शादी के लिए रखे थे। श्रीमती उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ज्वेलरी दे दे। वो 6 महीने तक ज्वेलरी को गिरवी रखेगी, जिसके बाद वो उसे छुड़ा लेगी। लेकिन देविका उसे काफी बातें सुना रही थी। लेकिन श्रीमती कहती है कि अगर देविका उसे ज्वेलरी देगी तो वो कुछ ही महीनों में गहनों को छुड़वा लेगी, और साथ ही देविका जिस भी लड़के से कहेगी उससे वो शादी भी कर लेगी। अब शादी वाली बात सुनकर देविका उसे गहने दे देती है,
जिसके बाद श्रीमती उन गहनों को गिरवी रखकर कुछ पैसों का बंदोबस्त कर देती है। लेकिन अब उसे बार शुरू करने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत थी। लेकिन तब उसे पता चलता है कि बार का लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए काफी फॉर्मेलिटीज होती है। फिर भी लाइसेंस मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो वही हम केशव राव को देखते हैं, जिसके दोनों बेटे फनी और मनी भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इसलिए वो केशव राव से पैसे मांग रहे थे, लेकिन केशव राव ने पैसे नहीं दे रहा था, क्योंकि इससे पहले भी फनी और मनी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था जो फ्लॉप हो गया था। इसलिए केशव राव अब उन्हें पैसे नहीं दे रहा था। केशव की वाइफ भी उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन केशव पैसे देने के लिए नहीं मान रहा था। केशव अपनी वाइफ से कहता है कि उसके दोनों बेटे एक नंबर के बुद्धू हैं। जिसके बाद वो अपने दोनों बेटे हनी और बनी के सामने एक 2000 की नोट रखता है और 500 की 2 नोट रखता है और उनसे पूछता है कि वो इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे। हनी और बनी 500 के 2 नोट ले लेते हैं और ये देखकर केशव उन पर हंसने लगता है कि वो दोनों कितने बुद्धू हैं। जिसके बाद केशव लॉयर से मिलने जाता है। एक्चुअली लॉयर और केशव में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि लॉयर ने उस घर की कीमत 38 लाख बताई थी, जबकि वो घर 2 करोड़ का था। लेकिन वो लॉयर बताता है कि अगर वो उस घर की वैल्यू 2 करोड़ बताता तो केशव को श्रीमती को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते, इसलिए उसने 38 लाख रुपए बता दिया। अब श्रीमती के पास 38 लाख रुपए तो होंगे नहीं जिससे वो घर खरीद ले, इसलिए लॉयर केशव से कहता है कि वो शांत रहे, घर उसी का है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि केशव ने लॉयर के साथ मिलकर झूठे पेपर्स तैयार किए थे, यानी कि जो विल उसने कोर्ट में दिखाई थी वो नकली थी। तो वहीं हम श्रीमती को देखते हैं, जो काफी टेंशन में थी कि उसे बार का लाइसेंस कैसे मिलेगा। इसलिए श्रीमती लाइसेंस ऑफिस जाती है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात अभिनव से होती है। एक्चुअली अभिनव श्रीमती का स्कूल फ्रेंड था। दोनों स्कूल में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बाद में अभिनव बाहर पढ़ने के लिए चला गया। अब वो एक पायलट है और साउथ अफ्रीका में रहता है। वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर उसके दादाजी थे और अभिनव चाहता है कि वो दादाजी को लेकर साउथ अफ्रीका चला जाए, लेकिन उसके दादाजी वहाँ आने के लिए मान नहीं रहे थे। इसलिए अभिनव डिसाइड करता है कि वो भी यहीं पर रहेगा। साथ ही उसकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो आज भी श्रीमती को पसंद करता है, तो वही श्रीमती भी अभिनव को पसंद करती है। जिसके बाद अभिनव उसे बार ओपन करने में हेल्प करने लगता है। जब श्रीमती लाइसेंस ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक और औरत आई थी जिसे लाइसेंस मिल गया था। श्रीमती डिसाइड करती है कि वो उस औरत से बात करेगी और उससे वो लाइसेंस अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएगी। इसलिए वो उस औरत के घर जाती है, तो वहाँ पर उसका बेटा था, जिसे देखकर श्रीमती गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली वो लड़का श्रीमती का सीनियर था और कॉलेज में उसकी रैगिंग किया करता था। श्रीमती उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी माँ का लाइसेंस उसके नाम ट्रांसफर कर दे, लेकिन वो लड़का बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन श्रीमती को अगर बार ही ओपन करना है तो वो उसके साथ शादी कर ले। शादी के बाद वो बार श्रीमती का ही हो जाएगा। श्रीमती जब ये सुनती है तो वो वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। वो जब घर आती है तो काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद बार ओपन नहीं होगा। तभी वहाँ पर श्रीराम आता है और अभिनव को देखकर वो भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं श्रीमती अभिनव के साथ शादी ना कर ले। तो वही देविका को जब अभिनव के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि श्रीमती अभिनव के साथ तो शादी कर ही लेगी, इसलिए वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। अगले दिन श्रीमती का सीनियर उससे मिलने आता है और उसे कल की बात के लिए सॉरी कहता है। वो कहता है कि लाइसेंस सिर्फ फैमिली मेंबर्स पर ही ट्रांसफर हो सकता है। अब श्रीमती उनकी फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए वो उसे लाइसेंस नहीं दे सकता, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए एक काम कर सकता है। वो श्रीमती से कहता है कि वो उसकी माँ का लाइसेंस यूज करके ही अपना बार शुरू कर दे। जैसे ही श्रीमती ये सुनती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद उसने जो बिल्डिंग देखी थी उसे वो अच्छे से डेकोरेट कर लेती है, उसका इंटीरियर वगैरह चेंज करती है और अपना बार शुरू करती है। लेकिन जैसे ही बार की ओपनिंग होने वाली थी, वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाता है और उनके बार को सील कर देता है। वो कहता है कि उनका बार हाईवे से 500 किलोमीटर के अंदर है, इसलिए यहाँ पर ये बार नहीं खुल सकता। अब ये सुनने के बाद श्रीमती और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। एक्चुअली वो ऑफिसर वही था जिसे एक बार श्रीमती ने शादी करने से ठुकराया था। मुझे इस सीरीज की ये बात समझ में नहीं आई कि हर कोई श्रीमती से शादी क्यों करना चाहता था, जैसे कि गांव में कोई दूसरी लड़की हो ही नहीं। तो वही बार सील होने के बाद श्रीमती बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसने अभी तक बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए थे। श्रीमती बस यही सोच रही थी कि वो अब आगे क्या करे। तभी वहाँ पर श्रीराम आता है और श्रीमती से कहता है कि अगर वो बार में आने वाले कस्टमर्स के लिए ऐसे जिगजैग लाइन बनाएंगे
तो 500 मीटर हो जाएगा। श्रीमती को भी आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद उसे परमिशन मिल जाती है और फाइनली श्रीमती के बार का ओपनिंग हो जाता है। जब श्रीमती के चाचा को ये पता चलता है तो वो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन वो कहता है कि इतने सारे पैसे श्रीमती नहीं कमा पाएगी। तो वही बार देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि श्रीमती ने उसे बहुत अच्छे से सजाया था। वहाँ पर काफी लोग आने लगते हैं और श्रीमती का बिजनेस काफी अच्छे से बढ़ने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन औरतें आकर श्रीमती का बार बंद करवा देती है। वो वहाँ पर आकर काफी सारी तोड़फोड़ कर देती है। उन औरतों का कहना था कि श्रीमती ने बार खोला, उसी की वजह से उनके पति इतने ज्यादा पी रहे थे। श्रीमती डिसाइड करती है कि वो उन औरतों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। वो वहाँ पर जाती है, लेकिन कंप्लेंट नहीं कर पाती, क्योंकि उसे लगता है कि ये वही औरतें हैं जिनके साथ वो अब तक रही थी, तो वो उन्हीं के खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकती है। जिसके बाद श्रीमती अगले दिन सारी औरतों को अपने घर पर बुलाती है और उनसे कहती है कि अगर उसने बार बंद भी कर दिया तो उनके पति कहीं और जाकर पिएंगे। श्रीमती उन सबको बताती है कि वो अपने बार में एक लिमिट रखेगी और उस लिमिट के आगे किसी को भी शराब नहीं देगी। अब ये बातें सुनकर वहाँ की औरतें उसे 1 महीने का टाइम देती हैं कि अगर श्रीमती ने लिमिट तोड़ा तो वो फिर से उसके बार पर तोड़फोड़ करेगी, और श्रीमती मान जाती है। लेकिन उसके रूल्स की वजह से उसके प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो रहा था। लेकिन एक दिन उनके बार में सुपरस्टार नानी आते हैं, जो वही कहीं शूट कर रहे थे, इसलिए वो उस बार में आ गए थे। वहाँ के ड्रिंक्स उन्हें काफी पसंद आते हैं, तो वही श्रीमती उन्हें पहचान लेती है। वो नानी को बताती है कि वो उनकी कितनी बड़ी फैन है। वो हमेशा उन्हें मेल भेजा करती थी और हमेशा उनसे मिलना चाहती थी। नानी जब श्रीमती के बार को और उसके एफर्ट्स को देखते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो सबके साथ एक सेल्फी खिंचाते हैं और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं कि किस तरह से श्रीमती ने अपना बार ओपन किया। और उनके पोस्ट के बाद श्रीमती के बार में जैसे भीड़ सी लग जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब फिर से प्रॉफिट्स अच्छे होने लगे थे। तो वही श्रीमती के चाचा को जब ये पता चलता है तो उन्हें हार्ट अटैक आता है। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, उन्हें गैस हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो रही थी। तो वही श्रीमती का बार भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन तभी उसे अभिनव बताता है कि वो साउथ अफ्रीका वापस जाने वाला है, क्योंकि उसके दादाजी कन्विंस हो गए थे। वो श्रीमती को बताता है कि उसका बचपन का सपना था पायलट बनने का, और उसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी, और अब वो अपने सपने को ऐसा ही नहीं छोड़ सकता। वो श्रीमती से कहता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन श्रीमती कहती है कि उसके ऊपर उसकी फैमिली की जिम्मेदारी है और वो उन्हें इस तरह से छोड़कर नहीं आ सकती। जिसके बाद अभिनव वहाँ से चला जाता है। तो वही श्रीमती जब घर आती है तो उसके पापा लौट आए थे। विश्वेश्वर को उसकी माँ मार रही थी, क्योंकि वो 18 सालों तक घर से दूर रहा था। किसी को बिना बताए वो घर छोड़कर चला गया था। एक बार भी उसने अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए घर वालों में से कोई भी उनके साथ बात नहीं कर रहा था। लेकिन उसके पापा काफी रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद श्रीमती के घर वाले उन्हें अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं। लेकिन कोई भी उनके साथ बात नहीं कर रहा था। जब श्रीराम उनके साथ बात करता है तो श्रीमती उसे डांट देती है, लेकिन श्रीराम कहता है कि श्रीमती खुशनसीब है कि उसके पापा लौट कर आए। श्रीराम के पापा तो कभी भी लौट कर नहीं आ सकते। ये बातें श्रीमती को काफी इमोशनल कर देती है, लेकिन वो चाहकर भी अपने पापा को माफ नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद श्रीमती जब बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास बस 1 ही हफ्ता बचा है सारे पैसे जमा करने का। एक्चुअली केशव के लॉयर ने केशव का झूठा हार्ट अटैक का बहाना देकर श्रीमती को जो 6 महीने का टाइम दिया गया था उसे 5 महीने का करवा दिया था। इसलिए श्रीमती के पास अब बस 1 ही हफ्ता बचा था। श्रीमती जाकर अपने चाचा से मिलती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़ा टाइम और दे दे, लेकिन उसका चाचा उसकी बात नहीं सुनता। तभी रात को श्रीमती के पापा उसके चाचा से मिलने जाते हैं। वो उनके लिए शराब भी लेकर गए थे और वो चाचा से कहते हैं कि वो जानते हैं कि उनके पापा ने केशव के नाम वो घर नहीं किया, और वो ये भी जानते हैं कि वो पेपर्स झूठे थे। वो कहते हैं कि श्रीमती के पास जितने भी पैसे हैं उतने पैसे वो ले ले और श्रीमती को वो घर दे दे, नहीं तो वो केशव को फ्रॉड के चक्कर में जेल भेज देंगे। अब ये सुनने के बाद केशव श्रीमती के पास आता है और कहता है कि उसके पास जितने पैसे हैं वो उसे दे दे और बाकी के पैसे वो आराम से दे सकती है। ये सुनकर श्रीमती काफी शॉक थी, लेकिन वो खुश भी थी। अगले ही दिन वो लोग रजिस्टर ऑफिस जाते हैं और फाइनली श्रीमती को घर मिल जाता है। श्रीमती इससे बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद वो सभी लोग घर आते हैं और जैसे उसके दादाजी हर साल पूजा किया करते थे वैसे ही पूजा का आयोजन करते हैं। श्रीमती पूजा के दिन घर को अच्छे से देख रही थी,
तभी उसे एक टाइल थोड़ी सी अजीब लगती है। वो जब उस टाइल को निकालती है तो उसके अंदर एक बक्सा था और उस बक्से में एक वसीयत थी। श्रीमती उस वसीयत को पढ़ती है और वो पढ़कर वो काफी ज्यादा शॉक थी। अब यहाँ पर वसीयत में क्या लिखा था यह हमें बताया नहीं गया। श्रीमती उस वसीयत को फाड़ देती है और फिर नीचे आकर पूजा में बैठ जाती है। पूजा शुरू हुई थी कि तभी वहां पर एक जमींदार आता है जिससे केशव ने कर्जा लिया था। एक्चुअली केशव ने डिसाइड किया था कि वो ये घर बेच देगा और इसके लिए उसने एक आदमी से एडवांस लिया था और अब उसे पैसे लौटाने थे, लेकिन केशव के पास पैसे नहीं थे। जिसके बाद श्रीमती उसके पास जो भी पैसे थे वो उस जमींदार को दे देती है और उसे कहती है कि हर महीने उसे अपने पैसे मिल जाएंगे। श्रीमती कहती है कि आज से उसका बार हनी और फनी संभालेंगे। ये बात सुनकर उसका चाचा शॉक में था। वो कहता है कि उसके बच्चे एकदम बुद्धू है, वो ये बार नहीं संभाल सकते। लेकिन श्रीमती कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि उसके भाई बार संभाल लेंगे। जिसके बाद पूजा पूरी हो जाती है और अगले दिन श्रीमती बाहर जाती है जहाँ पर उसके भाई बार को संभाल रहे थे। लेकिन उसका चाचा अभी भी बहुत टेंशन में था। वो श्रीमती से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसके बच्चे अच्छे से बार नहीं संभाल पाएंगे। श्रीमती उनसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसका चाचा फिर से अपने बेटों को यहाँ पर बुलाता है और उनके सामने 2 500 की नोट और एक 2000 की नोट रखता है और उनमें से एक चूज करने के लिए कहता है। जिसके बाद उसके बेटे 2 500 की नोट को चूज कर लेते हैं। श्रीमती उनसे पूछती है कि उन्होंने 2000 की नोट क्यों नहीं ली, तो वो बताते हैं कि अगर उन्होंने 2000 की नोट ले ली तो उनके पापा फिर से उनके साथ गेम नहीं खेलेंगे और उन्हें पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, इसलिए वो 500 रुपए ले लेते हैं। ये देखकर श्रीमती हंसती है और अपने चाचा से कहती है कि उसके भाई बुद्धू नहीं बल्कि स्मार्ट है। अब श्रीमती ने अपना बार भी ओपन कर लिया था और अपने दादाजी से किया हुआ वादा भी पूरा कर लिया था कि वो उस घर को कभी भी बिकने नहीं देगी। तो वही हम श्रीमती के पापा को देखते हैं जो किसी को कॉल पर कह रहे थे कि घर उनके बच्चों के नाम पर हो गया है और अब वो जल्द ही उस घर को अपने नाम कर लेंगे। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। अब श्रीमती के पापा क्या प्लानिंग कर रहे थे और श्रीमती ने जो वसीयत पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था ये सीजन 2 में पता चल जाएगा और वो कब आएगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही आएगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।